नमस्कार दोस्तों, मैं शरद त्रिपाठी आपका एमएसडी लक्ष्य एकेडमी सतना में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमएसडी लक्ष्य एकेडमी को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। हम दिन प्रतिदिन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे और वो भी हर विषय से संबंधित। इसलिए दोस्तों, एमएसडी लक्ष्य एकेडमी को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को ने 1983 से भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है। अब तक लगभग 40 स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 1983 में हमारे देश के 4 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया, जिसमें आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएं। मैं आज आपको आगरा के दोनों स्थान जो कि विश्व धरोहर स्थान घोषित किए गए हैं, आगरा का ताजमहल और उसके अलावा आगरा का लाल किला, इन दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आगरा के ताजमहल की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे विवाद हैं। हम विवादों से दूर आगरा के की खूबसूरती के बारे में चर्चा करते हैं, इसके मुख्य चीजों के बारे में जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल का निर्माण ताजमहल मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। एक बादशाह ने अपनी बेगम के सपने को पूरा करने के लिए इस खूबसूरत, इस भव्य, इस आलीशान इमारत का निर्माण कराया। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज के लिए इस भव्य मकबरे का निर्माण कराया और इस ताजमहल में मुमताज के अलावा शाहजहां का भी मकबरा स्थित। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई। अपने 14वें संतान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश। सबसे पहले मुमताज की जो कब्र थी वो बुरहानपुर में ही स्थापित की गई। बाद में उसको खोदा गया, निकाला गया और उसको आगरा लाया गया और यहां पे ताजमहल में स्थापित किया गया। कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि मुमताज ने एक बार शाहजहां से कहा था, मुमताज से शाहजहां ने कहा था कि मुझे एक खूबसूरत सपना आया है और उस सपने में मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में आराम कर रही हूं। मित्रों, मुमताज के इसी सपने को साकार करने के लिए शाहजहां ने इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया। कहा जाता है कि शुरुआत में तो योजना ऐसी थी कि जहां पर मुमताज की मृत्यु हुई थी अर्थात बुरहानपुर में, वहां पर ही ताजमहल का निर्माण किया जाए। लेकिन ताजमहल में बहुत सारे देशों से भिन्न भिन्न वस्तुओं को मंगाया गया। बुरहानपुर उसके लिए उचित जगह नहीं थी। इसी कारण निर्णय लिया गया कि यमुना नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत जगह पे ताजमहल का निर्माण होगा। ताजमहल आज आपको जिस जगह पे दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि यहां पर पहले ये जो जगह थी, ये राजपूतों की थी, राजा जयसिंह की थी। राजा जयसिंह से उन्होंने ये खूबसूरत जगह को लिया। इसके बदले में शाहजहां ने जयसिंह को 4 भव्य हवेलियां प्रदान की थी। ताजमहल का निर्माण दोस्तों 1631 में मुमताज की मृत्यु होती है। 1632 से ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1653 में जाके पूरी तरीके से ये तैयार हुआ। यानी लगभग 21 से 22 वर्षों का समय ताजमहल को बनाने में लगा। अथाह श्रम लगा, अथाह मेहनत लगी। हजारों लोगों का, लाखों लोगों का श्रम इस ताजमहल को बनाने में लगा था। 20,000 मजदूर तो यहां पर नियमित कार्य करते रहे। कई हजार शिल्पी, कारीगर देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ताजमहल के निर्माण के लिए मंगाए गए। कुल 42 एकड़ क्षेत्रफल में यानी 17 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। ताजमहल इतने बड़े क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य किया। देश से, देश के बाहर से बहुत सारे लोग बुलाए गए, बहुत सारे शिल्पी बुलाए गए, कारीगर बुलाए गए।
लेकिन ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा है, जो मकबरा दिखाई दे रहा है, इसके जो मुख्य वास्तुकार है अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। और कहा जाता है कि इसके जो मुख्य इंजीनियर थे पर्सिया, पर्सिया मतलब ईरान, ईरान से आए थे, जिनका नाम था ईसा खान। इसके अलावा दिल्ली के चिरंजी लाल, पत्थरों के बहुत बड़े विशेषज्ञ, उनको भी इसमें बुलाया गया। उन्होंने पत्थरों को गढ़-गढ़ के तराश-तराश करके ताजमहल को की खूबसूरती को बढ़ाया है। बहुत सारे सुलेखक बुलाए गए। अमानत खान पर्सिया से वो भी आए। उन्होंने ताजमहल में बहुत सारे कुरान की पंक्तियों को लिखा है। इस प्रकार बहुत सारे लोगों का श्रम लगा, लगभग 35 करोड़ खर्च आए इसको बनाने, ताजमहल। मित्रों, अगर आप ताजमहल जाएंगे, सबसे इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में देखिए, यहां पे नीचे में हमने एक पंक्ति लिखी हुई है। द्वार पर लिखा हुआ कथन है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। एक सजावटी द्वार है, उस सजावटी द्वार पे ये पंक्तियां जो हैं वो लिखी गई। आप जैसे अंदर घुसेंगे, यहां पर आपको फव्वारे नजर आएंगे। फव्वारे के दोनों तरफ आप देखेंगे 4 बाग पद्धति से बने हुए यहां पे उद्यान नजर आएंगे। पानी का पर्याप्त प्रबंध किया गया है, आने जाने के लिए पैदल रास्ता है। आप जब ताजमहल के पास पहुंचेंगे, तो एक बहुत विशाल चबूतरा, ये आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है, एक विशाल चबूतरा नजर आएगा। आपको बता दूं कि जब ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, इस चबूतरे के नीचे 50 कुएं खोदे गए। कितने कुएं? 50 कुएं। और उन कुओं में महोगनी आबनूस के लट्ठे डाले गए और उनको इस प्रकार से, मतलब कहने का मतलब यह कि ताजमहल का ये जो आधार, जो आपको बेस दिखाई दे रहा है, ये कुओं पे खड़ा हुआ है। जो नींव है उसमें कुएं थी और उनको इस प्रकार से बनाया गया है कि यमुना नदी की जो नमी है उनको मिलती रहे। अभी बीच में ताजमहल आपको मालूम है सफेद दिखता था, संगमरमर से पूरी इमारत बनी हुई है, लेकिन इसका जो रंग है धीरे धीरे बदल रहा है। किस कारण? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के कारण इसका रंग सफेद से भूरा पीला ऐसे अब पड़ने लग गया है। वरदराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में ही बताया था कि धूल से भी इस ताजमहल को अत्यधिक क्या हो रही है? क्षति हो रही है। तो अगर इस खूबसूरत इमारत को, हमारे देश की धरोहर को और जो पर्यटकों को एक सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है, अगर इसको बचा करके रखना है, तो ये प्रदूषण से इसको हमें दूर करना होगा। ताजमहल देखिए, मैंने कुओं की बात बताई, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ताजमहल के निर्माण कार्य में आप देखेंगे तुर्की, फारसी, भारतीय, इस्लामी, चारों स्थापत्य शैलियों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। ये जो आधार है, इसके ऊपर में चारों कोनों पे 4 विशाल मीनारों का निर्माण किया गया है। देखिए 1, 2, 3 और 4 पीछे 4 विशाल मीनारें, और इन मीनारों की ऊंचाई लगभग 40 मीटर की है। ताजमहल की अगर हम संपूर्ण ऊंचाई की बात करें, लगभग 73 मीटर की ऊंचाई है ताजमहल। ताजमहल का जो सबसे मुख्य आकर्षण है, ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर में मकबरा बना हुआ है और ये मकबरा के ऊपर में यहां पे आपको एक गोल गुंबद नजर आ रहा है। ये जो गुंबद है, इसी की ऊंचाई 35 मीटर है। 12,000 टन तो इसका वजन है गुंबद का। अगर पूरे ताजमहल को आप देखेंगे, अष्टकोणीय आकृति में बना हुआ है, और अगर आप चारों कोनों को देखिए तो चारों कोनों से बराबर दिखाई देता है, मतलब सममिति अष्टकोणीय आकृति में इसका निर्माण हुआ है। मित्रों, ताजमहल को बनवाने में लगभग, अगर आप यहां पे जाकर के सूक्ष्मता से के साथ में देखेंगे, रंग बिरंगे भिन्न भिन्न पत्थर आपको नजर आएंगे, बड़े ही बहुमूल्य पत्थर नजर आएंगे। लगभग 28 प्रकार के पत्थरों का इसको बनाने में प्रयोग किया गया। देश विदेश से पत्थर बुलाए गए, श्रीलंका से नीलम मंगाया गया, तिब्बत से फिरोजा मंगाया गया, अफगानिस्तान से लपीस लाजुली लाजवर्द मणि मंगाई गई, जैस्पर पंजाब से मंगाया गया, क्रिस्टल इसमें जो लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, जिनकी
बहुत ही सूक्ष्मता से गढ़ करके तराशा गया है, वो सब चीन से आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो झक सफेद संगमरमर आपको दिखाई दे रहा है, ये मकराना से आया। मकराना कहां है? राजस्थान। तो ताजमहल में को बनाने में बहुत सारा श्रम लगा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रिश्ते भी ताजमहल की तरह होते हैं। रिश्ते भी ताजमहल की तरह होते हैं। उनकी खूबसूरती तो सबको दिखाई देती है, लेकिन बनाने में कितना वक्त लगा है, कितना श्रम लगा है, ये किसी को दिखता नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार से इस भव्य इमारत ताजमहल का निर्माण हुआ। अगर आप इसमें देखेंगे कि जो संगमरमर है, संगमरमर के बीच में रंगीन जड़ाऊ काम आपको नजर आएगा। मैं आपको बता दूं, इस जो इस्लामी स्थापत्य है, इस्लामी स्थापत्य में मानव चित्र बनाना वर्जित है। तो मानव चित्र नहीं बनाना था, इस कारण यहाँ पे कुरान की पंक्तियों को उत्कीर्ण किया गया है, फूलों के चित्र बनाए गए। यहाँ पे जो संगमरमर है, इसके बीच बीच में आपको रंगीन फूल पत्तियां दिखाई देंगी। बड़ा ही सुंदरता से सटीक जड़ाऊ काम हुआ है। बड़ा काट काट करके पत्थरों को तराशा गया है। तो वो जो रंगीन जड़ाऊ काम है, उसको पिट्रा ड्यूरा कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पिट्रा ड्यूरा कला। तो आपको ध्यान रखना कि ताजमहल में कौन से आर्ट का, कौन सी कला का प्रयोग हुआ है, तो पिट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग हुआ है। यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं ताजमहल से संबंधित, वो यहां पर लिखी हुई है। देखिए, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। ऊंचाई कितनी है, वास्तुकार कौन थे, मुख्य इंजीनियर कौन थे, और इसके अलावा मैंने अपने वीडियो में कुछ और भी लोगों का नाम लिया, वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं कि ताजमहल के संबंध में और भी बहुत सारी धारणाएं हैं। यहां पे कुछ चीजों को और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, ताजमहल के अंदर जैसे आप जाएंगे तो सबसे मेन यहाँ पे मुमताज व शाहजहां का भव्य यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे को बनाने में भी 28 पत्थरों का प्रयोग हुआ है। बड़े ही सूक्ष्मता से गढ़ गढ़ के इस मकबरे का को बनाया गया है, और इसी के ऊपर में विशाल गुंबद बना हुआ है। देखने में आपको ऐसे 8 कोणीय नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, अष्टकोणीय नजर आता है। इसके अंदर में ये मुख्य मकबरा हो गया, इसी के ऊपर में गुंबद है। मित्रों, यहाँ पे दो तस्वीरें आपको नीचे मैं दिखा रहा हूं। एक दिखा रहा हूं एतमातुद्दौला का मकबरा, और एक दिखा रहा हूं बीबी का मकबरा। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, एतमातुद्दौला की अगर हम बात करें, जहांगीर के ससुर, नूरजहां के पिता एतमातुद्दौला, इसको, इनका जो मकबरा है नूरजहां ने आगरा में ही बनवाया है। इसको मिनी ताज कहा जाता है। यह भी पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है। तो संभवतः शाहजहां को इसने भी प्रेरित किया होगा कि ऐसी खूबसूरत कोई भवन मैं अपने बेगम के लिए बनवाऊं। वैसे तो इतिहासकार कहते हैं कि जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। पूर्वगामी इसलिए कहते हैं कि संभवतः शाहजहां जो थे, हुमायूं के मकबरे से ही ऐसी भव्य इमारत बनवाने की उन्होंने कल्पना की। लेकिन फिर भी एतमातुद्दौला का मकबरा आप याद रखिएगा, यह भी आगरा में है। बीबी का मकबरा देखिए, हूबहू लगभग ताजमहल का पूरा शेप, उसकी डिजाइन से बीबी का मकबरा बना हुआ है। ये औरंगाबाद में। औरंगजेब का स्थापत्य में कोई खास रुचि नहीं थी, वो तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने तोड़वाया भी। लेकिन उनकी बीबी थी राबिया उद दौरानी बेगम थी। जब उनकी मृत्यु हुई दक्षिण में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी उनके लिए ताजमहल जैसा मकबरा बनवाने को सोचा। लेकिन कहां ओरिजिनल ओरिजिनल, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। ताजमहल की भव्यता को कोई पा नहीं सकता। आज दुनिया के का प्रथम आश्चर्य है वो। इसी कारण बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया, मित्रों, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा गया है। दक्षिण का ताज या काला ताज भी कह करके इसको इतिहासकारों ने संबोधित किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा दिखता तो ताज है, लेकिन ताज से कंफ्यूज मत होइएगा।
है ना, ये अलग है। और ये एतमातुद्दौला का मकबरा है, ये भी आगरा में है। और मुमताज शाहजहां की एक कब्र हो गई, और ताजमहल का अष्टकोणीय आकृति हो गई। तो मित्रों, ये थी ताजमहल की बातें। ताजमहल के अलावा अब मैं आपको आगरा के लाल किले के बारे में दोस्तों बताने जा रहा हूं। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल के अलावा आगरा के लाल किले को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आगरा के अगर हम किले की बात करेंगे, थोड़ा सा आगरा के इतिहास की भी चर्चा करना उचित होगी। वैसे देखिए, आगरा का जो उल्लेख है महाभारत आदि में भी किया गया है। पहले आगरा का नाम अग्रवन या अग्रबाण हुआ करता था। आज आपको ये जो आगरा का लाल किला, जो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो अकबर ने बनवाया, कहते हैं कि इसके पहले यहां पर एक किला हुआ करता था। 11वीं 12वीं शताब्दी में भी उस किले का उल्लेख मिलता था। एक सिकरवार वंश के राजा थे बादल सिंह, उन्होंने उस किले का निर्माण कराया। अबुल फजल भी अपनी पुस्तक आईने अकबरी में, जो अकबर का समकालीन है, अकबर का मित्र था अबुल फजल, इस किले को क्या नाम दिया था? बादलगढ़ का किला। तो ये जो आगरा का किला है, ये उसके पहले भी किसी ना किसी रूप में अस्तित्व में था। और ऐसा नहीं था कि इसको शुरुआती दौर से ही मुगलों ने बनवाया है। आपने सुना होगा सिकंदर लोदी का नाम। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा के इस किले का रिकंस्ट्रक्शन उसने भी करवाया, और आगरा को उसने अपनी कैपिटल बनवाई। और उसके बाद फिर मुगलों का अधिकार जब होता है, मुगल भारत में अपनी सत्ता में आते हैं, बाबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, तो उन सबकी कहानियों का गवाह ये आगरा का लाल किला बना। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें पहले हम चर्चा कर लें आपसे। देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें आपको मालूम होना चाहिए, अकबर पानीपत का जब दूसरा युद्ध होता है 1556 में, उसके बाद हमारे देश के शासक बनते हैं। आगरा का किले का निर्माण 1568 में प्रारंभ होता है, 1573 में जाकर के पूर्ण होता है, यानी लगभग 8 वर्षों का समय लगा। मित्रों, लाल किले हमारे देश में 2 जगहों पे हैं, एक दिल्ली में है, दूसरा आगरा में। दिल्ली का लाल किला आगरा के लाल किले की अपेक्षा काफी छोटा है। ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लगभग 94 एकड़ में आगरा का लाल किला फैला हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों से। वास्तव में अगर देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर ऊपर में प्रयोग किए गए, अंदर में ईंटें हैं इसमें, लेकिन रंग ऐसा देने के लिए, सुंदरता दिखाने के लिए लाल बलुआ पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ। इसकी आकृति अगर हम देखें, वृत्ताकार आकृति है इसकी, 94 एकड़ में बना है। पुराना नाम जैसे मैंने आपसे बताया कि इसको हम बोलते थे बादलगढ़ का किला, अबुल फजल ने भी बताया है। मित्रों, आगरा के किले में के 4 कोनों में आपको 4 गेट दिखाई देंगे। मैं भी आपको गेट भी दिखाऊंगा। यहां पे नाम लिखे हुए हैं, खिजड़ी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और हाथीपुर। इसमें भी अगर आप देखेंगे, भारतीय इस्लामी शैली का इसमें भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। वास्तव में मित्रों, जब अकबर ने आगरा के लाल किले को बनवाया तो इसके अंदर पूरा उसने महल, पूरा एक नगर बसा दिया। आप यकीन करिए, इसके अंदर 500 महल थे, यानी पूरा एक नगर ही बसा हुआ था इस किले के अंदर। कुछ के मैंने यहां पे नाम लिखे, जहांगीरी महल, अभी आपको वो भी दिखाता हूं चित्र में। दीवाने खास, दीवाने आम, खास महल, अंगूरी बाग, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद, नौबत खाना, मोती मस्जिद। ठीक, यहां पे मैंने अकबर के किले लिखे हैं। तो अकबर का जो सबसे मुख्य स्थापत्य है, वो आपको आगरा का लाल किला देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी का सारा जो कंस्ट्रक्शन है अकबर ने करवाया। इसके अलावा इलाहाबाद, गंगा नदी किनारे आप देखेंगे इलाहाबाद में, वहां पर एक किला बना हुआ है, वो अकबर ने बनवाया था। अजमेर का किला बनवाया अकबर ने, लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया। यहां पे आगरा के किले में, यहां पे आपको दिखा दूं, ये मुगल इतिहास को पूरा समेटा हुआ है। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की कहानी। शाहजहां ने इसमें बहुत सारा, शाहजहां ने भी निर्माण करवाया, अंग्रेजों ने भी इसके बहुत सारे महलों को तुड़वाया, कुछ नई चीजों को बनवाया।
तो बहुत सारी कहानियों को छुपाया हुआ है। शाहजहां की मृत्यु भी इसी आगरा के किले में। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आगरा के किले के 4 कोनों में 4 दरवाजे हैं, जिनमें अमर सिंह दरवाजा, हाथी पोल दरवाजा, खिजड़ी गेट। ये जो खिजड़ी गेट है, इन यमुना नदी के दक्षिण में बना हुआ है ये। तो यमुना नदी की तरफ खुलता है। अकबर के समय में जो सबसे मुख्य दरवाजे का जो प्रयोग किया जाता था वो दिल्ली दरवाजा था। लेकिन अगर अभी आप जाएंगे आगरा में, तो इस दिल्ली दरवाजे में के आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर वर्तमान में सैन्य छावनी है। तो यहाँ पे छावनी होने के कारण यहाँ पर प्रवेश वर्तमान में वर्जित है। तो आप पूरा आगरा का किले को अभी जाके घूम नहीं सकते। देखिए, हाथी पोल दरवाजा, कितने बड़े बड़े यहाँ पे पिलर खड़े हैं, साथ ही हाथियों की विशाल मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। इसी कारण इसको हाथी पोल दरवाजा नाम दिया गया। आप अंदर जाएंगे तो इसकी जो दीवार है 60 डिग्री के एंगल में घूमी हुई है, 60 डिग्री के कोण में झुकाई गई है। कहा जाता है कि उस दीवार को इसलिए झुकाया गया कि हाथी घोड़े आसानी से प्रवेश ना कर सके। उसकी दरवाजों पे गरम तेल डाल करके जाम किया जाता था। तो वास्तुकला देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत आपको दिखाई देगी। तो ये 4 दरवाजे हैं इसके मुख्य: अमर सिंह दरवाजा, खिजड़ी गेट, दिल्ली दरवाजा, हाथी पोल दरवाजा। आगरा के किले के अंदर आप जाएंगे तो सबसे भव्य, जहांगीर ने अपने पुत्र सलीम के लिए जो सबसे भव्य महल का जो निर्माण करवाया, देखिए कितना विशाल है, कितना सुंदर है, खूबसूरत, लाल बलुआ पत्थरों से ये भी आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो ये है जहांगीरी महल। और देखिए मित्रों, कुछ और महल इसके अंदर दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे एक नगीना मस्जिद दिख रही है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद अकबर ने बनवाया, नगीना मस्जिद। ये देखिए नगीना मस्जिद। मैं आपको बता दूं कि नगीना मस्जिद का प्रयोग सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता था, सिर्फ महिलाओं को ही इसमें प्रवेश दिया जाता था। और इसी नगीना मस्जिद के अंदर महिलाएं मीना बाजार लगाती थी, और उसमें दुकान लगा सिर्फ कौन सकती थी? तो महिलाएं ही लगा सकती। आगरा के किले में एक खूबसूरत चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, शीश महल दिख रहा है आप। सुन, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को तराश करके जोड़ करके इस खूबसूरत शीश महल का निर्माण किया गया। मोमबत्ती दिए आदि से इसमें रोशनी की जाती थी और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। ये एक प्रकार से मुगल शासकों का ड्रेसिंग रूम, डेकोरेटिव रूम था, जहां पर वो अपने वस्त्र परिधान को बदलते थे। तो ये है शीश महल, कांच के पत्थरों को तराश करके खूबसूरती के साथ जोड़ा गया है और बनाया गया है। देखिए, यहां पे जो आगरा के किले को अगर आप देखेंगे तो इसका जो मुख्य स्थापत्य है वो हिंदू बंगाली शैली में है। एक यहाँ पर आपको बंगाली महल भी दिखेगा, अभी भी ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ वहां पे विराजमान है, आप देख सकते हो जाकर। यहाँ पर आगरा के किले में एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपको दिखाना चाहूंगा, मुसम्मन बुर्ज। कहा जाता है कि इस मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां मुगलों के बहुत सारे शाहजहां सॉरी आगरा मुगलों के बहुत सारे इतिहास को अपने आप में छुपाया हुआ है। इस मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी जगह पे कैद करके रखा। आप गौर से देखिए, ये मुसम्मन बुर्ज है, अष्टकोणीय है। इसके सामने आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये सामने देखिए ताजमहल दिख रहा है। 8 साल शाहजहां को बंदी के रूप में रखा औरंगजेब इसी जगह पे, और सिर्फ उसको यहां से ताजमहल दिखता था जो उसने बनवाया, और इसी को निहारता निहारता वो भी चला बसा। तो इसकी भी अपनी अजब कहानी है। यहां पर अगर आप देखेंगे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद। देखिए, ये है दीवाने खास, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दीवाने आम, ये मोती मस्जिद, और एक है रंग महल। तो देखिए, पहले हम दीवाने आम के बारे में बता दें। दीवाने आम भी एक बहुत ही खूबसूरत भवन है। दिल्ली के लाल किले में और आगरा के लाल किले में दोनों जगह आपको दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलेंगे। दीवाने आम में जो बादशाह होते थे वो आम जनता से क्या करते थे? शिष्टाचार भेंट करते। दीवाने खास ये खास लोगों के लिए था।
उनके जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे, खास लोग होते थे, उनके साथ में बैठ कर के यहाँ पे मंत्रणाएँ करते थे शासक। तो वह दीवाने खास कितनी खूबसूरती से बना हुआ है। रंग महल, ये राजाओं का निजी था, एक प्रकार से हरम था उनका, जहाँ पर उनकी रानियाँ आदि रहा करती थी, वो कहलाता था रंग महल। मित्रों, ये जो यहाँ पे मोती मस्जिद आपको दिखाई दे रही, कहा जाता है कि आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है, वो शाहजहां ने बनवाई। तो ये शाहजहां की अपनी निजी खास मस्जिद थी, जिसको मोती मस्जिद कहा जाता था। इस प्रकार से आगरा के किले में और भी बहुत सारे महल हैं। मैंने आपसे पहले बताया कि लगभग यहाँ पे 500 महल थे, पूरा एक नगर था। मछली भवन से लेकर के और बहुत सारे भवन हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी तरह दिन प्रतिदिन हम आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।